कभी कभी मासूमियत के पीछे एक ऐसा चेहरा छिपा होता है जिसे हम कभी देख ही नहीं पाते हैं, जिसका नतीजा इतना भयानक होता है कि सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये भी ऐसा कर सकता है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ है। दरअसल कहानी ग्रेटर नोएडा में हुए एक ऐसे कत्ल की है जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या इसके मासूमियत के पीछे एक खूंखार चेहरा भी छिपा है। शुरुआत में तो लोग कातिल को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। यह कहानी एक बॉक्सर के कत्ल की है जिसने पूरे नोएडा को दहला दिया था। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से। यहीं पर एक सोसाइटी में 6ठी मंजिल के फ्लैट में जितेंद्र नाम का लड़का रहता था। यह फ्लैट जितेंद्र के बुआ का लड़का प्रीतम का था और ये दोनों साथ में ही रहा करते थे। इसकी फ्लैट की एक चाबी जितेंद्र के पास और दूसरी चाबी प्रीतम के पास रहती थी। 12 जनवरी 2018 को प्रीतम हर रोज की तरह अपने फ्लैट पर पहुंचता है। जैसे ही प्रीतम ने घर का मेन दरवाजा खोला तो उसे अंदर का माहौल थोड़ा अजीब सा लगा। प्रीतम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और ऐसे ही घर के अंदर चला जाता है। घर के मेन डोर से ही अंदर की तरफ बेड दिखाई दे रहा था जिसके ऊपर कोई कंबल ओढ़कर सोया हुआ था। प्रीतम सोचता है कि शायद यह जितेंद्र होगा और इसलिए वह जितेंद्र को आवाज लगाकर जगाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी आवाज लगाने के बाद भी जितेंद्र की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। जिसके बाद प्रीतम बेड के नजदीक गया और फिर उस कंबल को हटाता है। जैसे ही प्रीतम ने कंबल को हटाया, प्रीतम की चीख निकल गई क्योंकि कंबल के नीचे खून से लथपथ जितेंद्र की लाश पड़ी थी। प्रीतम की आवाज इतनी जोर से थी कि इसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद सभी पड़ोसी तुरंत फ्लैट में जमा हो जाते हैं। प्रीतम ने तुरंत पुलिस को कॉल करके सारी घटना की जानकारी देता है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पर फ्लैट में पहुंच जाती है। पुलिस ने जितेंद्र की लाश को कंबल से हटाया तो देखा कि जितेंद्र की लाश खून से सना था। पुलिस ने जितेंद्र को पलट कर देखा तो उसके पेट में 4 गोलियां मारी गई थी। घर की तलाशी में पुलिस को कुछ शराब, सोडा और 2 खाली गिलास मिले थे। यहाँ पर एक बात तो साफ थी कि जिसने भी यह कत्ल किया है उसे जितेंद्र बहुत ही अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वे पहले जितेंद्र के साथ बैठकर शराब पी और फिर मौका देखकर उसकी जान ले ली। अब पुलिस ने इस केस की तहकीकात शुरू कर देती है। इसके लिए पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पुलिस गोलियां चलने की आवाज के बारे में पूछती है, लेकिन पड़ोसियों ने मना कर दिया और कहा कि उन्होंने किसी भी तरह की गोलियां चलने की आवाज नहीं सुनी। पुलिस को यह चीज थोड़ी अजीब सी लगी क्योंकि पास में ही 4 गोलियां चली थी और किसी को इसकी थोड़ी सी भी आवाज नहीं सुनाई दी। पुलिस इस केस को चोरी के एंगल से भी देखती है क्योंकि जितेंद्र का मोबाइल और पर्स गायब था। प्रीतम ने मौत की खबर अपने परिवार वालों को बताता है, जिसके बाद उसके घर वाले भी फ्लैट पर पहुंच गए। पुलिस ने सभी जरूरी कार्रवाई करने के बाद जितेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस बिना किसी खास सबूत के इस केस की आगे की जांच शुरू करती है। इसके अगले दिन 13 जनवरी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिसमें साफ हो गया कि जितेंद्र की मौत गोली लगने से हुई है। साथ ही पोस्टमार्टम में यह भी पता चला कि जितेंद्र की मौत 10 जनवरी को दोपहर से शाम के बीच की गई है। अब पुलिस 10 जनवरी को एक बार फिर से फ्लैट पर पहुंची और वहां के सीसीटीवी कैमरा खंगालती है। सीसीटीवी कैमरा में जितेंद्र 10 जनवरी को दोपहर 11 बजे अपने फ्लैट पर जाता हुआ दिखता है और फिर 4:20 पर वो अपने फ्लैट से बाहर निकलकर कहीं चला जाता है। पुलिस ने जितेंद्र के मौत के कातिल तक पहुंचने के लिए उसके निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश करती है। तब पुलिस को पता चलता है कि जितेंद्र के फुफेरे भाई प्रीतम ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर ग्रेटर नोएडा में एक जिम खोला था। अब क्योंकि प्रीतम का घर दिल्ली में था और उसकी जिम ग्रेटर नोएडा में थी, वहां से हर रोज आने जाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती थी। इसलिए उसने ग्रेटर नोएडा में ही अपने जिम के नजदीक एक सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लिया था। और क्योंकि जितेंद्र एक बॉक्सर था, इसलिए इसकी बॉडी फिजिक काफी अच्छी थी। इसलिए प्रीतम ने जितेंद्र को अपने जिम में ट्रेनर के तौर पर रख लिया। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। जितेंद्र भी जिम में ट्रेनर के तौर पर काम करता था और जब भी उसका काम खत्म हो जाता वह सीधा प्रीतम के फ्लैट पर आराम करने के लिए चला आता था। इसी तरह वह 10 जनवरी को भी अपना काम खत्म करके 11:15 बजे जिम से फ्लैट की तरफ निकल गया था। 10 मिनट में वह फ्लैट पर पहुंच जाता है। जितेंद्र के फ्लैट में जाते समय सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ था और शायद इसी के बाद कोई दूसरा भी फ्लैट पर आया होगा। पुलिस ने अपनी आगे की जांच में जितेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, जिसमें पुलिस के हाथ 17 मोबाइल नंबर मिले, जिनमें से 1 नंबर प्रीतम का था और बाकी के 5 नंबर जितेंद्र के परिवार वालों के थे। इसलिए पुलिस उन सभी नंबर्स को साइड कर देती है और फिर बचे 11 नंबर्स की बारीकी से जांच की गई और उन सभी के कॉल डिटेल भी निकलवाई गई।
डिटेल्स में पता चला कि 11 के 11 नंबर्स लड़कियों के हैं। थोड़ी सी मेहनत के बाद 11 में से 10 लड़कियों से कांटेक्ट हो जाता है, जिसके बाद पुलिस ने उन सभी से अलग अलग पूछताछ की, लेकिन उन 10 लड़कियों में से कोई बात सामने नहीं आई जिससे यह कहा जा सके कि जितेंद्र को किसने मारा है। अब पुलिस का सीधा शक उस 11वीं लड़की पर चला जाता है। पुलिस उस 11वीं लड़की को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब पुलिस ने उस नंबर की डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि वह नंबर ग्रेटर नोएडा में रहने वाली सृष्टि गुप्ता का है। नंबर के डिटेल से पुलिस को सृष्टि की फोटो और एड्रेस भी मिल जाती है। अपनी आगे की जांच बढ़ाने के लिए पुलिस सृष्टि के घर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर सृष्टि का फ्लैट बंद मिलता है। जिसके बाद पुलिस ने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को सृष्टि के बारे में पूछती है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि यह एक स्टूडेंट है जो फ्लैट में अकेली ही रहती है, लेकिन कुछ दिनों से सृष्टि अपने फ्लैट पर नहीं आई है। उसकी मेड भी काम पर आकर खाली हाथ चली जाती है। पुलिस सिक्योरिटी गार्ड को अपना नंबर दे देती है और कहती है कि जब भी सृष्टि अपने फ्लैट पर आए तो तुरंत हमें खबर दे देना। इतना कहकर पुलिस वहां से चली गई। इसके कुछ दिनों के बाद पुलिस को सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आया और उसने कहा कि सृष्टि अपने फ्लैट पर आ चुकी है, जिसके तुरंत बाद पुलिस सृष्टि के फ्लैट पर पहुंच जाती है। पुलिस को सृष्टि उसके फ्लैट पर ही मिल जाती है। पुलिस तुरंत उसे उठाकर थाने पूछताछ के लिए लेकर आती है। उससे पूछा गया कि क्या तुम जितेंद्र को जानती हो? सृष्टि ने कहा कि हाँ, मैं उसके जिम में जाती थी। पुलिस ने सृष्टि से पूछा कि तुम कितने महीनों तक उसके जिम में गई थी, तो उसने जवाब दिया कि वह मार्च से लेकर सितंबर 2017 तक उसके जिम में गई थी। उसके बाद मैं कभी जितेंद्र से मिली नहीं और ना ही बातें की। जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले और सृष्टि को दिखाया कि कैसे उसकी हर रोज जितेंद्र के साथ बात होती थी। डिटेल देखकर सृष्टि ने कुछ नहीं बोली। पुलिस ने हत्या वाले दिन कहाँ थी इसके बारे में पूछती है। सृष्टि ने पुलिस वाले को जवाब दिया कि वह 10 जनवरी को अपना कैमरा रिपेयर करवाने के लिए दुर्गापुरी चौक गई थी और फिर वहां से मॉल गई और फिर घर लौट आई। दरअसल सृष्टि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली थी। वहीं पर उसके पिता मोबाइल रिपेयर की दुकान में काम करते थे। सृष्टि के खिलाफ कुछ पक्के सबूत हाथ न लगने की वजह से उसे पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे जाने दिया, लेकिन साथ ही पुलिस ने उसके पीछे उसकी निगरानी रखना शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस को सृष्टि के कई बातों में शक हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने अपनी एक और टीम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भेजी। वहां पर सृष्टि के पिता से उसके बारे में पूछा गया तो सृष्टि के पिता ने बताया कि वह पिछले 2 सालों से सृष्टि के संपर्क में नहीं है। उन्होंने पिछले 2 सालों में एक भी बार सृष्टि से बात नहीं की है। पुलिस ने उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि 2 साल पहले जब सृष्टि मेरठ में अपनी BBA की पढ़ाई पूरी कर रही थी, तभी एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ गई थी। इसलिए जब मैंने उसे उस लड़के से रिश्ते तोड़ने की बात कही तो उसने हमसे ही रिश्ता तोड़ दिया। इसी बीच खबर मिलती है कि सृष्टि अपना घर खाली कर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम एक बार फिर सृष्टि के घर पहुंच जाती है। पुलिस उसे पुलिस स्टेशन लेकर आती है। पुलिस ने सख्ती के साथ सृष्टि से पूछताछ करना शुरू करती है। थोड़ी देर के बाद सृष्टि ने अपना गुनाह कबूल कर लेती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही जितेंद्र को मारा है। सृष्टि ने पुलिस के आगे सारी कहानी सुनाना शुरू करती है। सृष्टि मेरठ में जब अपनी BBA की पढ़ाई पूरी कर रही थी तब वह अपने खर्चा चलाने के लिए नोएडा में टेलीकॉलिंग का काम करती थी। इस काम के लिए सृष्टि को हर महीने 25,000 रुपए की सैलरी मिलती थी। इसी बीच उसी कंपनी में सृष्टि की मुलाकात इमरान कुरैशी नाम के एक शख्स से होती है। इमरान बातों बातों में सृष्टि के करीब आ जाता है, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है। इमरान ने सृष्टि से पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो, तो सृष्टि ने जवाब दिया कि वह खुर्जा की रहने वाली है। तभी इमरान ने भी सृष्टि से कहा कि मैं भी खुर्जा में ही रहता हूँ। यह बात सुनकर सृष्टि को काफी ज्यादा खुशी हुई और इसके बाद से ही इन दोनों में दोस्ती हो गई और यह दोस्ती कुछ दिनों में प्यार में बदल गई। दरअसल इमरान गले में एक सोने की चैन और हाथ में हीरे की अंगूठी पहनता था। इतना ही सृष्टि को लुभाने के लिए काफी था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरान शादीशुदा था और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। जब सृष्टि इमरान के संपर्क में आई तो इमरान ने उसे एक फ्लैट खरीद कर दिया था और साथ ही इमरान हर महीने 50,000 रुपए खर्च के लिए देता था। जब इमरान सृष्टि का इस तरह से ख्याल रखने लगा तो सृष्टि ने उसे अपना पति मान लिया था। फिर उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। जब यह बात सृष्टि के पिता को पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी को काफ़ी समझाया, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद भी जब उनकी बेटी नहीं मानी तो उन्होंने अपनी बेटी के साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन सृष्टि को इस चीज़ से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था।
क्योंकि वह तो अपनी जिंदगी आराम से गुजार रही थी। अब तक सृष्टि का बीबीए कंप्लीट हो चुका था। वह जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए उसने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में मास कम्युनिकेशन का एडमिशन करवाया। सृष्टि की पढ़ाई का खर्चा भी इमरान ही देता था। थोड़े समय के बाद बॉडी को फिट रखने के लिए सृष्टि ने जिम ज्वाइन कर ली, जो कि वैसे तो प्रीतम का था, लेकिन वहां पर जितेंद्र ट्रेनर के तौर पर काम करता था। जितेंद्र दिल्ली के अलीपुर का रहने वाला था और वह अपने 4 भाइयों में से सबसे छोटा था। जब जितेंद्र की उम्र सिर्फ 2 साल थी तभी उसकी माँ चल बसी, और जब यह सिर्फ 10 साल का हुआ तब तक उसके पिता भी दुनिया में नहीं रहे। जितेंद्र के पिता की मौत के बाद जितेंद्र की परवरिश उसकी बुआ ने की, और उन्हीं का सगा बेटा प्रीतम था, जो कि जितेंद्र से 4 साल बड़ा था। प्रीतम और जितेंद्र दोनों को ही बॉक्सिंग का काफी शौक था, और आगे जाकर जितेंद्र ने हरियाणा की तरफ से कई सारे गोल्ड मेडल भी जीते थे। जितेंद्र को इंडियन आर्मी में सर्व करने का मौका भी मिला था, लेकिन 2 साल बाद ही उसने आर्मी की नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद ही वह प्रीतम के जिम में ट्रेनर के तौर पर काम कर रहा था। मार्च 2017 में सृष्टि ने जिम ज्वाइन करती है। जितेंद्र दिखने में भी ठीक ठाक था और उसका लोगों से बात करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा था, और यही वजह है कि कुछ महीने जिम जाने के बाद सृष्टि की जितेंद्र से अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए, जिसके बाद वे जिम से बाहर भी मिलने लगे थे। एक दिन जितेंद्र सृष्टि के घर गया, जहाँ पर सृष्टि ने जितेंद्र के लिए कॉफी बनाई। तभी जितेंद्र सृष्टि से पानी मांगता है, और जब सृष्टि पानी लाने के लिए किचन में गई तो जितेंद्र ने उसकी कॉफी में नशे की गोलियां मिला दिया। कॉफी पीते ही सृष्टि बेहोश हो गई, जिसके बाद जितेंद्र ने उसका गलत फायदा उठाता है और फिर सृष्टि का वीडियो भी बना लेता है, और बाद में इसी वीडियो को दिखाकर जितेंद्र सृष्टि को ब्लैकमेल करता था। जब यह हद से पार हुआ तो सृष्टि ने थक हार कर सारी बातें इमरान को बता दी। उसने कहा कि जितेंद्र मुझे मेंटली टॉर्चर करता है और तुम्हारे दिए गए आधे से भी ज्यादा पैसे ब्लैकमेल करके ले लेता है। सृष्टि अब जितेंद्र से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए इमरान ने सृष्टि से कहा कि तुम्हें उसे मौत की नींद सुलाना होगा। तभी सृष्टि इमरान से कहती है कि मैं उससे पीछा छुड़वाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब सृष्टि, इमरान और उसके ड्राइवर ने मिलकर एक प्लान बनाया, और फिर प्लान के मुताबिक इमरान ने सृष्टि को एक पिस्टल ला कर दी। जिसके बाद 9 जनवरी 2017 को सृष्टि ने जितेंद्र को कॉल किया और कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जितेंद्र भी अपने भाई के फ्लैट पर बुला लेता है। 10 जनवरी 2017 को सृष्टि जितेंद्र के फ्लैट पर पहुंच गई, जहां पर इन दोनों ने खूब शराब पी और मजे किए। इसके बाद सृष्टि ने जितेंद्र से अपनी वीडियो डिलीट करने को कहा, लेकिन जितेंद्र ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। सृष्टि समझ गई कि ये उन वीडियो क्लिप्स को डिलीट नहीं करेगा। जिसके बाद सृष्टि ने अपने बैग से पिस्टल निकाली और फिर एक एक करके जितेंद्र को 4 गोलियां मार दी। इसके कुछ ही देर बाद जितेंद्र की मौत हो जाती है। जितेंद्र को मारने के बाद सृष्टि ने उसे कंबल से ओढ़ा दिया। सृष्टि अपने साथ एक जोड़ी कपड़े भी लाई थी। जितेंद्र को मारने के बाद उसने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदले, फिर अपने फेस पर एक स्कार्फ को डालकर फ्लैट से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद रूम को बाहर से लॉक किया और फिर चाबी पर्स में रख ली। इसके बाद सृष्टि मॉल में गई ताकि उसकी लोकेशन मॉल में दिखाए। कहानी यह भी सामने आती है कि सृष्टि ने जितेंद्र को मारने के लिए उसके फ्लैट पर गई तो अपना मोबाइल नहीं ले गई थी, बल्कि उसने अपना मोबाइल ड्राइवर के पास ही रखा था, और इस फोन को लेकर ड्राइवर अलग अलग जगह पर घूम रहा था ताकि सृष्टि की लोकेशन अलग अलग जगह पर दिखाई दे। सच्चाई बाहर आने के बाद पुलिस ने सृष्टि, इमरान और उसके ड्राइवर को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस के द्वारा वह पिस्टल भी बरामद कर लिया जाता है जिससे जितेंद्र का कत्ल किया गया था। आज ये तीनों जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। इस केस को लेकर हमारा यही मानना है कि कानून अपने हाथ में लेने से पहले कानून का दरवाजा एक बार जरूर खटखटाना चाहिए था। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।